मत सोच कि तेरा सपना क्यों पूरा नहीं होता है। हिम्मत वालों का इरादा कभी अधूरा नहीं होता है। जिनके कर्म अच्छे होते हैं, जिनके कर्म अच्छे होते हैं, उनके जीवन में कभी अंधेरा नहीं होता है। कर्म करते रहना है, फल तो मिल ही जाना है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण कंटेंट में आपका स्वागत है, एक सिलसिलेवार सीरीज में, जहां आप जुड़े हुए हैं बहुत ही आनंददायक ढंग से अपनी तैयारी को बेहतर कर पा रहे हैं। इसी उद्देश्य, इसी आशा विश्वास से हम जुड़े हुए हैं आपके साथ। पूरे प्रेम भाव से आप अपनी तैयारी को बेहतर करें, यह अभिलाषा, यह विश्वास हमारा है। वायुमंडल पार्ट 6 आपके स्क्रीन पर आपका एक सहारा है। ध्यान दीजिए और अपनी तैयारी को बेहतर करिए। वायुमंडल पार्ट 6 लेकर के मुखातिब हूँ मैं, जहाँ हम लोग बात आज करने वाले हैं समताप मंडल के बाद की बात। क्योंकि हम लोग इसके ठीक पहले वाले एपिसोडों में क्रमवार तरीके से हम लोगों ने पृथ्वी के क्षोभ मंडल की विस्तृत जानकारी ली है, पृथ्वी के समताप मंडल की विस्तृत जानकारी ले ली है। अब हम लोग आज से यानी आज वाली क्लास में मध्यमंडल की बात करेंगे, यानी उसके आने वाले तमाम लम्हों की बात करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं मध्यमंडल की। तो हम बात करने वाले हैं मध्य मंडल यानी मीजोस्फीयर की। मीजोस्फीयर ये आपका है मध्यमंडल। आप थोड़ा सा गौर फरमाइएगा और अपने एपिसोड को जो पुराना देख कर आए हैं उसके रिकैप को थोड़ा सा अपने मस्तिष्क में दौड़ाइएगा। सबसे पहले हमें वायुमंडल की परतों का, जहाँ वायुमंडल की संरचना की जहाँ बात कर रहे थे, तो वहाँ हमने बात की आपसे कि सबसे पहले क्षोभ मंडल, जिसकी ऊंचाई आपको 18 किलोमीटर के आसपास तक मिलेगी। क्लियर है? इसके ठीक बाद हमने बात की 18 किलोमीटर से लगा करके 50 किलोमीटर तक का दायरा समताप मंडल के अंतर्गत आएगा, जहां आपको ओजोन परत की बेहतरीन जानकारी आपके इस YouTube चैनल पर प्रोवाइड करा चुका हूं। ध्यान दीजिएगा। तो हम लोग मध्यमंडल की बात अब करेंगे। इसका मतलब यह हुआ कि हमारे सामने अब कुछ इस तरीके का स्क्रीन बन जाएगा। क्षोभ मंडल, इसके बाद आपका था समताप मंडल, और इसके ठीक बाद यानी ये वाला मंडल हम पढ़ने वाले हैं। ये हमारी पृथ्वी थी और इस पृथ्वी से लगाकर इसकी ऊंचाई हमने 18 किलोमीटर लिया हुआ था, और ये हमारा समताप मंडल है। और यहाँ से लेकर के ये लगभग 50 किलोमीटर के आसपास फैला हुआ, और यहाँ से लगाकर हमारा मध्यमंडल, जिसकी हम बात कर रहे हैं अब आपके सामने, वो 80 किलोमीटर के आसपास है। पूरा मनोभाव दीजिएगा, और क्योंकि बेहतरीन जानकारी आपके पास प्रोवाइड हो, ऐसी अभिलाषा, ऐसा विश्वास हमारा हमेशा आपके साथ जुड़ा होता है, बना होता है। आपकी स्वस्थ परीक्षण के साथ आपकी स्वस्थ शिक्षा हो सके, इसके लिए हमारा काम सदैव प्रयासरत है और रहेगा। तो क्षोभ मंडल की बात होगी, समताप मंडल की बात हो चुकी है, मध्यमंडल आपके स्क्रीन पर आ चुका है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ हमने देखा था, शुरुआत है आज के प्रश्नों का, इस एपिसोड का। यहाँ हमने देखा था तापमान में कमी आ रही थी। कमी आ रही थी कब? जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे थे तब। तापमान में कमी आ रही थी तब, जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे थे तब, यानी हम ऊंचाई पर जा रहे हैं, तापमान में गिरावट आ रही है। कहाँ? हमारे क्षोभ मंडल में। एक दौर ऐसा आया था जहां हमने इस तापमान को -80 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचाया था। क्षोभ मंडल की आखिरी वह सीमा जहां पर तापमान में इतनी ज़्यादा गिरावट हो जाती है, -80 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच जाता है। इसलिए एग्जामिनर के लिए यहां से प्रश्न पूछना बिल्कुल आसान हो जाता है। उन्हें लगता है कि अब हम अपने सामने वाले स्टूडेंट्स को, विद्यार्थी को बिल्कुल आसानी से फंसा सकते हैं और ऐसे प्रश्नों में उलझा सकते हैं, लेकिन आप तो ऐसे नहीं हैं। मुझे पूरा विश्वास आप ऐसे नहीं है। ध्यान दीजिएगा, तो -80 डिग्री सेल्सियस तक ये जो मामला है यहाँ तक क्लियर है। क्षोभ मंडल की यानी ऊपरी सीमा पर तापमान इतना हो गया। इसका मतलब आपके जहन में बात आ गई बहुत कम है। लेकिन इसके ठीक बाद कुछ दूरी तक यानी 20 किलोमीटर के आसपास तक
ये तापमान नियत रहता है, स्थिर रहता है, परंतु यहाँ ओजोन परत की लेयर आ जाने की वजह से, एपिसोड का रिकैप है ये, परंतु ओजोन परत की लेयर आ जाने की वजह से यहाँ का तापमान पुनः एकाएक 5 डिग्री सेल्सियस प्रति किलोमीटर की रफ्तार से बढ़ने लगता है, जिसकी वजह से समताप मंडल की सीमा पर जाकर तापमान 0 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाता है। यानी -80 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस पर आ जाना, इसका मतलब है तापमान बढ़ गया, क्योंकि माइनस में थे और आप पॉजिटिव पर आ गए और ऐसी इकाई को टच कर गए जहां से इसके बाद 1 शुरू होगा, है ना। तो ये पैमाना आपको समझ में आ रहा है। यहाँ तापमान घटा है, यहाँ तापमान देखिए कुछ समय तो स्थिर रहा है, इसका मतलब हुआ एग्जामिनर हमसे किसी भी तरीके से मुखातिब हो सकता है। इसके ठीक बाद जब हम समताप मंडल की सीमा के आसपास पहुंच जाते हैं तो हमें लगता है कि अरे यहाँ तो तापमान काफ़ी बढ़ चुका है पिछली अपेक्षाकृत जहाँ से हम चले हुए हैं। अब ध्यान दें, परंतु इसके ठीक ऊपर जैसे जैसे आप गतिमान होंगे यहाँ पर तापमान, तो यहाँ भी तापमान में क्या आएगी, गिरावट आएगी, कमी आएगी, और यह कमी -100 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुँच जाएगी। ये कहानी है, ये अद्भुत है ना। ये सिलसिला देखना, पहले कमी, फिर ज़्यादा, फिर कमी। क्या याद करना कठिन है ये? हमें लगता है तो बिल्कुल ये आसान कर दिया आपके लिए, और आसान है। कमी, ज़्यादा, कमी। थोड़ा ध्यान देना है कि बीच में कुछ समय के लिए तापमान स्थिर रहा है, जिसे समताप मंडल के नाम से जाना गया है। इसीलिए तो आपने हवाई जहाज यहाँ उड़ाने का प्रयास किया है, क्योंकि जहाँ पर ये सारे मामले स्थिर रहे, तापमान नियत रहा, ज़्यादा आंधी तूफान का कोई खतरा नहीं रहा, डर नहीं बना रहा, तो इस वजह से हमने ये काम किया, यहाँ पर ये कार्य क्षेत्र का निर्वहन हम लोग यहाँ कर पाए। क्लियर है ना। तो अब देखिएगा, हम बात करें यहीं से अपने इसी मध्य मंडल से कुछ स्टार प्रश्नों की बात करें, यानी आपको ये बात पता चल गई कि मध्य मंडल की जो सीमा है, जिसे हम मीजोपॉज बोलेंगे, जो मध्य मंडल की सीमा है, मध्य मंडल की सीमा को मीजोपॉज बोला जाएगा और मध्य मंडल को मीजोस्फीयर बोला जाएगा। ये जो स्फीयर है, इसका महत्वपूर्ण कैलकुलेशन क्या है, इसका सबसे आलीशान प्रश्न क्या है, जो हमें याद रखना चाहिए, जो हमारे लिए सबसे ज़्यादा जरूरी हो सकता है, वो प्रश्न कौन सा है? तो वह प्रश्न है कि ग्रीष्म ऋतु में, यानी ग्रीष्म ऋतु में जहां ध्रुव होगा, यानी हमारी पृथ्वी का जो पोल वाला हिस्सा होगा, पोल वाला हिस्सा ये वाला ध्रुव, ग्रीष्म ऋतु में ध्रुवों पर निशा दीप्त बनता है, निशा दीप्ति बादल बनते हैं। ये अद्भुत प्रश्न है इसका। निशा दीप्ति बादल बनते हैं, इस बात को याद रखेंगे हम लोग कि निशा दीप्त बादल कहाँ बनते हैं। तो निशा दीप्त बादल आपके कहाँ बन रहे हैं, देखिएगा जरा। ग्रीष्म ऋतु में ध्रुवों पर निशा दीप्ति बादल बनते हैं। ये जो बादल हैं, वाकई में इसलिए प्रश्न इंपॉर्टेंट हो गया क्योंकि इसके ठीक पहले आपने देखा था समताप मंडल में भी बादल बने थे, जबकि आपको पूरी बात पता है बादलों वाला मंडल कौन सा है। तो बादलों का मंडल तो क्षोभ मंडल है, यानी बादलों का गर्जन, वो बारिश का होना, वो आंधी तूफान, वो सारा मामला क्षोभ मंडल का है। समताप मंडल में भी बादल बनता है। दी मदर ऑफ पर्ल क्लाउड जिसे बोलते हैं, जिसे मूलाभ मेघ कहते हैं, इसकी बात तो हो चुकी थी। और ठीक इसी तरीके से ग्रीष्म ऋतु में मध्य मंडल यानी मीजोस्फीयर में ध्रुवों पर निशा दीप्ति बनते हैं। क्या बनते हैं? निशा दीप्ति के बादल बनते हैं। उन बादलों को निशा दीप्ति के नाम से जाना जाता है। इस बात की गहन जानकारी समाहित करें, ये स्टार प्रश्न है, ये ध्यान देना। इसलिए मैंने बार बार आपसे बात की, कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं और हम गलती करते हैं। तो हमने अभी तक जो अभिप्राय दिया, जो अभी तक शुरुआत इसकी की, ट्रेलर दिया इस पिक्चर की, अभी जो स्टार्टिंग है, यहाँ आप देख पा रहे हैं कि क्षोभ मंडल में तापमान धीरे धीरे कम, -80 डिग्री सेल्सियस तक अपनी सीमा पर। इसके ठीक बाद आपने देखा समताप मंडल में तापमान बढ़ा, 0 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा, पुनः तापमान घटा, -100 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा। क्लियर है ना। इसका मतलब यह हुआ कि तापमान में कमी, बढ़ोतरी, फिर कमी। अगर हम लोग मंडल की बात कर रहे हैं, तो अगर हम मंडल की सही जानकारी रख रहे हैं तो हमें ये बात याद करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई समस्या नहीं होगी।
तो ये मीजोस्फीयर से जो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेने चाहिए थे वो मैंने आपके सामने रख दिए हैं, और यहाँ से कोई विशेष और कोई प्रश्न आपके एग्जामिनर महोदय पूछते भी नहीं है और ना कोई खास प्रश्न यहाँ से बनने वाला है। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए कि मान चले कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। महत्वपूर्ण बात यह है कि हम लोग क्षोभ मंडल से ज़्यादा प्रश्न बनते हैं तो उस पर लंबी सीरीज दौड़ाई गई, समताप मंडल पर ज़्यादा प्रश्न बनते हैं तो लंबी सीरीज दौड़ाई गई, मीजोस्फीयर से थोड़े कम प्रश्न पूछे गए, या आप कह सकते हैं वहाँ से इम्पोर्टेंस कम रहे इसलिए उसको कम समय में समाप्त किया गया। अब ध्यान दीजिएगा, हम लोग बात करेंगे आयन मंडल का, आयन मंडल, और इस मंडल से बनने वाले उन तमाम महत्वपूर्ण प्रश्नों को सिलसिलेवार जानने का प्रयास हम लोग कर रहे हैं। इस जद्दोजहद में लगे हुए हैं कि किस तरीके से हम अपने कार्य क्षेत्र का निर्वहन बेहतर कर पाएं, इसी उद्देश्य के साथ तो आप हमसे मुखातिब हैं। तो आयन मंडल, जिसे आयनोस्फीयर कहेंगे, जिसे हम थर्मोस्फीयर भी कहते हैं। देखिएगा, ये बेहतरीन बात है, थर्मोस्फीयर भी कहेंगे या हम इसी को आयनोस्फीयर भी कहेंगे। थर्मोस्फीयर का मतलब है तापमंडल से, थर्मोस्फीयर का मतलब है तापमंडल। ये क्यों कहते हैं? ये क्यों कहते हैं? दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। इसका अभिप्राय क्या होगा, ये बात हम बखूबी आप तक पहुंचा देना चाहते हैं। ध्यान से समझने का प्रयास करें। परमाणु हो या अणु हो, परमाणु हो या अणु हो, वो ऐसी क्रिया हो, ऐसी प्रक्रिया हो जिसके तहत वो इलेक्ट्रॉन को या तो त्याग दे रहे हैं या तो प्राप्त कर रहे हैं, यानी धनायन या ऋणायन, यानी ऊर्जा को या तो दे रहे हैं या तो ऊर्जा ले रहे हैं। इस प्रक्रिया को आयनीकरण कहते हैं, इस प्रक्रिया को आयनीकरण कहते हैं। और ये जो आयनीकरण की प्रक्रिया है ना, वो इस मंडल में होती है। तो आप जान पा गए ना हमने क्या बताना चाहा। तो आयनीकरण, आयनीकरण का मतलब हमने आपसे कहा कि ऊर्जा का देना, किसी परमाणु या अणु का किसी विशेष प्रक्रिया द्वारा अपने ऊर्जा को त्यागना, यानी इलेक्ट्रॉन का त्याग करना या इलेक्ट्रॉन की प्राप्ति करना, यानी ऊर्जा ऋणायन या धनायन जैसी आवृत्ति को प्रदर्शित करने वाली बात को ही क्या कहते हैं? आयनीकरण कहते हैं। यहाँ कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए, यह मामला आयनीकरण का है। तो आयनीकरण की प्रक्रिया होती है आयन मंडल में, इसीलिए तो इस मंडल का नाम है आयन मंडल। और इसकी दूरी भी हम जाने रखें। अभी हमने देखा 80 किलोमीटर तक उसका दायरा था, तो उस 80 किलोमीटर के बाद 80 से लगाकर 640 किलोमीटर तक का मामला होगा आयन मंडल का। ये दूरी एक सामान्यतया, हमने आपसे बार बार कहा कि ये कोई कसम नहीं खाई गई कि हम इतना ही लगाने वाले हैं और आप जिद कर बैठो मैं इतना ही लगाऊंगा, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। बहरहाल आप समझें, आपके समय को बिल्कुल मैं समझ रहा हूँ कि समय की कितनी कीमत है, और आप किसी विशेष उद्देश्य के तहत अपनी ज़िंदगी के विशेष प्रकार की भावनाओं को खराब कर रहे होते हैं। मेरा मानना है कि आप निकल जाए, मुझे लगता है आप बहुत समझदार ऐसी बातों को समझ जाएंगे। एक टीका नज़र के अलावा बचपन में मोहब्बत का लगना चाहिए था, क्योंकि सबसे ज़्यादा मरीज तो इसी बात के मिलते हैं। और हम लोग स्टूडेंट्स लाइफ में ऐसे बहुत ही महत्वपूर्ण क्रियाकलाप को अंजाम दे देते हैं, जिसकी वजह से हम काफ़ी परेशान होते हैं। आप कतई ऐसा काम ना करें और आप बिल्कुल इस महत्वपूर्ण भावनाओं से जुड़े रहें और अपनी क्रियाकलाप की लड़ाई को बेहतर कर पाएँ, यह उद्देश्य हमारा है। और इसी उद्देश्य के साथ तो हम आपसे जुड़े हुए हैं और आपको ये सारी बातें बताने का हमारा प्रयास रहा है। तो 80 से लगा करके 640 किलोमीटर की महत्वपूर्ण ऊंचाई तक आयन मंडल का विस्तार है। यहाँ आयनीकरण की प्रक्रिया होने की वजह से इसे क्या कहा गया है? तो इसे हम लोग ने आयन मंडल कह के पुकारा है। कोई दिक्कत यहाँ तक आपको नहीं होनी चाहिए। ध्यान दीजिएगा, जहाँ आयनीकरण की प्रक्रिया होगी, ये पक्की बात है, वहाँ पर तापमान बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा? तापमान तेजी से बढ़ेगा। तापमान बहुत ही ज़्यादा हो जाता है, इसीलिए इसे तापमंडल कहते हैं। यहाँ तो कुछ भी याद करने की आवश्यकता नहीं रही। अभी आपने पीछे देखा, क्षोभ मंडल में तापमान में गिरावट, समताप मंडल में तापमान बढ़ा, फिर इसके बाद मध्य मंडल में तापमान घटा, आयन मंडल में पुनः तापमान बढ़ा।
तो आप समझ सकते हैं घटने से शुरुआत है, घटना, बढ़ना, घटना, पुनः बढ़ जाना, और यहाँ काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा आयन मंडल में तापमान, इसीलिए इसे तापमंडल के नाम से जाना जाएगा। क्लियर है? यहाँ तक कोई डाउट आपको अब नहीं होना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, इसके महत्वपूर्ण 4 प्रकार के लेयर बनाए गए हैं। वो चारों लेयर आपके सामने मैं लिखना चाहूँगा, और वो चारों लेयर कुछ इस तरीके से समझिएगा कि आपकी पृथ्वी है और ये आपका है मध्यमंडल। मध्यमंडल यानी नीचे से लेकर के हमें चलना है, नीचे से यहाँ से, तो मध्यमंडल यानी ये वाला लेयर, ये वाला, ये वाला, ये वाला किस नाम से जाना जाएगा? इसे डी कहेंगे, इसे ई कहेंगे, इसे एफ कहेंगे, इसे जी कहेंगे। अगर मैं इसी को उल्टा लिख देता तो फिर कन्फ्यूजन होता और इससे गलती होने के चांसेस बनते। लेकिन आप ध्यान देना, लेयर जो है कुछ इस तरीके से है, यानी आयन मंडल को 4 महत्वपूर्ण परतों में डिवाइड किया गया है। वो आपके सामने आपके स्क्रीन पर चल रहा है, ध्यान दीजिए। तो डी परत जो है वो लगभग 80 से लगा करके 90 किलोमीटर के आसपास मानी जाती है, ये डी परत। इसका काम क्या है देखना जरा, बहुत ही बारीकी से समझने का प्रयास करें। हकीकत में होता क्या है, आयन मंडल से रेडियो एक्टिव तरंगें परावर्तित हो जाती हैं। इस बात को मैं लिख देता हूं, ये स्टार बात है। रेडियो एक्टिव तरंगों का परावर्तन कहां से होता है? तो आपका जवाब होना चाहिए, रेडियो एक्टिव तरंगों का परावर्तन कहां से होता है? आयन मंडल से होता है। तो जब रेडियो एक्टिव तरंगों का परावर्तन यहां से हो जाएगा तो आप ये बात समझ सकते हैं, संचार व्यवस्था के लिए, यानी संचार व्यवस्था के लिए उपग्रह कहां स्थापित किए जाएंगे? संचार व्यवस्था के लिए कृत्रिम उपग्रह की बात नहीं कर रहा हूं मैं अभी, ये संचार व्यवस्था की बात कर रहा हूं। कृत्रिम उपग्रह तो बहिर्मंडल में जब भी आपके जवाब देने होते हैं तो वो दीजिएगा, लेकिन हम बात कर रहे हैं संचार व्यवस्था को संचालित करने के लिए। आपके जो रेडियो वगैरह है, टेलीविजन वगैरह है, इनके प्रोग्रामों का आप तक पहुंचाने के लिए, संचालित करने के लिए इस संचार व्यवस्था का उपग्रह कृत्रिम ही होता है। बहरहाल संचार व्यवस्था का उपग्रह इसी मंडल में स्थापित किया जाता है। संचार व्यवस्था का उपग्रह इसी मंडल में स्थापित किया जाता है, कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। हमने आपसे बात की कि रेडियो एक्टिव तरंगों का परावर्तन कहां से हो रहा है, तो जवाब आप दीजिएगा आयन मंडल। संचार व्यवस्था के लिए उपग्रह कहां स्थापित किए जाते हैं, जहां से ये टेलीविजन वगैरह संचालित किए जाते हैं, तो वो होता है, उसकी व्यवस्था आयन मंडल में होती है। स्पष्ट होगी बात, यहां तक कि कोई दिक्कत नहीं है। और ऐसा क्यों किया जाता है इस मंडल में? क्योंकि यहां आयनीकरण होता है, इसी वजह से ऐसा किया जाता है। अब देखना, ये बात समझ पाएंगे आप। 80 से 90 किलोमीटर, यानी ये जो दूरी मैं लिख रहा हूं, यहां होगा निम्न आवृत्ति ऑब्लिक दीर्घ तरंग दैर्घ्य। ये मशहूर प्रश्न हो जाएगा आपके लिए। दीर्घ तरंग दैर्घ्य की तरंगों का परावर्तन होगा। कहां से? देखिए, परावर्तन होगा, ये चीज समझें। जिसकी आवृत्ति कम होगी ना, उसकी तरंग दैर्घ्य ज्यादा होगी। जैसे लाल रंग की आवृत्ति आपने कम पढ़ा तो उसकी तरंग दैर्घ्य हाई पढ़ा है आपने। लाल रंग का परिकीर्णन आपने कम पढ़ा है, क्लियर है ना, तो उसका तरंग दैर्घ्य क्या होता है? हाई होता है। तो जिसकी आवृत्ति कम है उसकी तरंग दैर्घ्य क्या होगी? ज्यादा होगी। तो इनका कहने का मतलब, एग्जामिनर किसी भी तरीके से मुखातिब हो तो जवाब तो आपको देना है, इनका तो काम बताना है। यहां है निम्न आवृत्ति, तो बात तो वही हुई ना, निम्न आवृत्ति अर्थात दूसरे लहजे में उस तरंग की तरंग दैर्घ्य ज्यादा होगी कि नहीं होगी? होगी। तो निम्न आवृत्ति या दीर्घ तरंग दैर्घ्य की तरंगों का परावर्तन आयन मंडल के किस लेयर से होता है? तो सबसे निचले लेयर से, यानी डे लेयर से। ये कैसी लेयर है? सबसे निचली परत है, इससे होता है। सबसे निचली परत से ये होगा, निम्न आवृत्ति दीर्घ तरंग का परावर्तन होगा। और ये जानते हैं क्या करेगा? इसी का जस्ट अपोजिट, तो जो परावर्तित करती है कुछ तो अवशोषित भी करती होगी कुछ। तो ध्यान दे सकते हैं आप,
तो यहाँ कह सकते हैं उच्च आवृत्ति आबलिक निम्न या लघु दीर्घ तरंग निम्न तरंग दैर्घ्य की अवशोषण करती है। क्लियर है? अवशोषण करती है, इस बात को याद रखेंगे आप, ये प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और आप ये जान पा रहे होंगे कि निम्न आवृत्ति और दीर्घ तरंग दैर्घ्य की तरंगों का ये क्या करेगी, परावर्तन करेगी, परंतु उसके जस्ट विपरीत वो उसको अवशोषित करेगी। विपरीत का मतलब देखना, निम्न आवृत्ति था मैंने उच्च आवृत्ति कर दिया, दीर्घ तरंग दैर्घ्य था मैंने निम्न तरंग दैर्घ्य कर दिया। इसका इसने क्या किया है, अवशोषण किया है। कोई दिक्कत, कोई डाउट नहीं ना? नो प्रॉब्लम होनी चाहिए आपके साथ। आप वाकई में, मेरा मानना है कि बहुत ही सीरियस हो जाते हैं कभी कभी, लेकिन बिल्कुल सीरियस नहीं होना है। हर काम, हर कार्य क्षेत्र का एक अपना अपना दायरा होता है और उस दायरे के अनुसार आपको अपने कार्य क्षेत्र का निर्वहन करना चाहिए। आप ये मत सोचें कि हम सारे काम कार्य क्षेत्र का संपादन करने के लिए बुराई या गलत बता रहे हैं। आप पढ़ाई करते समय पढ़ें, खेलते समय खेलें, खाते समय खाएं, एक समय में एक क्रियाकलाप को ही अंजाम दें, बेहतर परिणाम आएगा। लेकिन आप पढ़ाई के साथ साथ किसी और को सोच रहे हैं, पढ़ने के साथ साथ कुछ और मन में भाव लेके चल रहे हैं, पढ़ने के साथ साथ आप अपने, समझ रहे हैं, याद कर रहे हैं। अगर ऐसी यादों में फिर इन यादों को जोड़ेंगे तो फिर तो टकराव हो जाएगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे के बिल्कुल कट्टर दुश्मन होते हैं और वो बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि आपके अंदर ये ज्ञान आए, क्योंकि वो खुद ही सबसे बड़ा ज्ञान होता है। तो इसलिए आप थोड़ा सा अपने मनोवेग को थाम कर रखें। तो हम बात करेंगे ई की बात, ई लेयर की बात करेंगे। ई से क्या होगा, यहाँ ठीक बात वही है, इसका जस्ट अपोजिट करिए। यानी अपोजिट का मतलब ये हुआ लगभग इस तरीके से, यहाँ होगा मध्यम आवृत्ति। यानी किसी भी प्रकार का प्रश्न आ जाए तो आप ध्यान देना, मध्यम आवृत्ति यानी लगभग ये आई है, मध्यम आवृत्ति या उच्च आवृत्ति लिख सकते हैं। उच्च आवृत्ति के तरंगों का, और इसका उच्च आवृत्ति यहाँ वो भी लिख लीजिए, तरंग दैर्घ्य आवृत्ति लगा करके लिख दीजिए। तो जब उच्च आवृत्ति होगी तो कैसा तरंग दैर्घ्य होगा, निम्न होगा। निम्न तरंग दैर्घ्य तरंगों का परावर्तन होता है यहां से। क्लियर है? यानी आप ये समझ पा रहे होंगे, इसका अपोजिट ये है, जो ये परावर्तित, जो ये अवशोषित कर रही है वही ये क्या कर रहे हैं, परावर्तित कर रहे हैं। ये सिलसिला चलेगा, अब यही काम हो रहा है, ध्यान देना। तो ये दो महत्वपूर्ण बातें, यहाँ तो मामला स्थिर रहता है, यहाँ कुछ आपको बहुत ज़्यादा सोचने की आवश्यकता ही नहीं है। लेकिन ये विटामिन कह रहा हूँ मैं, और ये जो आपकी जी है, जी परत, जो जी लेयर है किसकी, इस आयन मंडल की सबसे ऊपरी परत, जिसे हम लोग जी लेयर बोल रहे हैं, जी लेयर, इस जी लेयर से सभी आवृत्ति की, सभी आवृत्ति एवं सभी तरंग दैर्घ्य की तरंगों का, सभी तरंग दैर्घ्य की तरंगों का परावर्तन होता है। ये तो याद हो गया होगा अब आपको, परावर्तन होता है। इसीलिए मैंने कहा ये जरूरी प्रश्न थे जो आप तक पहुंचने थे। और ये आपको मैं बता दूं कि वायुमंडल संबंधी ये लास्ट है, एपिसोड लास्ट है। तो पार्ट 6 चल रहा है, जिसके अंतर्गत हमने उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को निचोड़ रखा है जिसकी जरूरत हमें ज़्यादा थी। तो आप बहुत ही महत्वपूर्ण मंडल में जुड़े हुए हैं। ये जो संचार विधि है ना, जिसके माध्यम से आप तमाम प्रकार की चीज़ों को जान पाते हैं ना, ये बिल्कुल सीधा सीधा मामला किसका है, आयन मंडल का है। इसके माध्यम से आप इन तमाम बातों को जान पाते हैं, तमाम चीज़ों का आकलन कर पाते हैं। और हम लोगों ने अब ये जान लिया है कि आयन मंडल को आयन मंडल क्यों कहा जाता है, आयनीकरण होता है। फिर इसके बाद हमने देखा कि यहाँ रेडियो एक्टिव तरंगों का परावर्तन होता है। स्टार बात है, इसे नोट करिएगा दिमाग में, संचार व्यवस्था का उपग्रह यही होगा। और ध्यान दीजिए, इस 640 किलोमीटर, कहाँ लिखा हमने यहाँ पे, ये लास्ट पॉइंट में बोल रहा हूँ, 640 किलोमीटर के बाद आपका आ जाएगा बहिर्मंडल, यानी इग्जोस्फीयर। ये आ गया। इस मंडल में आप ध्यान देना, कृत्रिम उपग्रह स्थापित किए जाते हैं। ये आप बात याद रखेंगे, स्थापित किए जाते हैं। और वहाँ का तापमान काफ़ी ज़्यादा होगा, हाई होगा बहिर्मंडल का। और ये 10,000 किलोमीटर के बाद, कितने बाद, 640 से लगाकर 10,000 किलोमीटर के बाद पूरा अंतरिक्ष में क्या हो जाएगा, विलीन हो जाएगा।
बस इतनी सी ही बात है जो आपके साथ है, और कोई इसमें बहुत कुछ करने की आवश्यकता अब नहीं रही। मेरा मानना यह है कि हम लोग वायुमंडल की परत दर परत अध्ययन कर चुके हैं, और वो जो जरूरी था हमारे साथ, जो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकता था, उस सिलसिले को आपके पास पहुंचाने का मेरा प्रयास रहा है। और हम लोगों ने आज देखा है कि महत्वपूर्ण संचार विधि, संचार उपग्रह तो हमारे आयन मंडल में, अन्य विभिन्न प्रकार के कृत्रिम उपग्रह जो भूगर्भ से संबंधित होते हैं, जो भूमि से संबंधित होते हैं, आपके धरा से संबंधित होते हैं, या विभिन्न प्रकार की चीज़ों के लिए छोड़े जाते हैं, रखे जाते हैं, वो उपग्रह, वो कृत्रिम उपग्रह, वो कहाँ होते हैं? वो होते हैं बहिर्मंडल में। परंतु संचार संबंधी उपग्रह वो कहाँ होगा? आपका आयन मंडल में। आयन मंडल की अन्य विभिन्न जानकारियाँ आपके साथ शेयर की जा चुकी हैं। वायुमंडल से कुछ खास प्रश्न कभी नहीं पूछे जाते, बस इतना आप जान सकते हैं कि भविष्य का ईंधन जिसे हाइड्रोजन कहते हैं वो आपको कहाँ मिलेगा? वायुमंडल में। हीलियम जो कि दूसरी सबसे हल्की गैस कह सकते हैं, और वो भी आपको कहाँ मिलेगा? वहाँ, जिसे नोबेल गैस कहते हैं। तो नोबेल गैस हीलियम को कहते हैं, भविष्य का ईंधन हाइड्रोजन को कहते हैं। ऐसे महत्वपूर्ण कंटेंटों के साथ अब आपको छोड़े जाते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ये मान के चले कि आपको वायुमंडल संबंधी विभिन्न पार्टों का पूरा आनंद मिला होगा, और आपने वायुमंडल की एक बेहतरीन तैयारी अपने साथ समाहित कर लिया होगा। और अगर ऐसा कर सके हैं, वायुमंडल की ये पार्ट अच्छे लगे, वो पार्ट अच्छे लगे, और ये सारे सिलसिले अच्छे लगे हैं, और आपको आपका चैनल लाभप्रद साबित हो रहा है, और आप बेहतरीन स्टूडेंट्स की बात, बेहतरीन तैयारी को अंजाम दे रहे हैं, तो आपका बस थोड़ा सा आपके चैनल की अपेक्षाकृत आपका लाइक शेयर सब्सक्राइब बनता है। आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलें, अपने दोस्तों को जोड़ना मत भूलें। पढ़ते रहें, मस्त रहें, हमेशा खुशहाल रहें, स्वस्थ रहें। मिलते हैं हम आपसे नए कंटेंट में। आपका दिन शुभ हो। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।